शासन क्या भाई? साम्राज्य के टूटने का एक दूसरा जो कारण है सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय संकट तो रहा ही है। वित्तीय संकट किस लिए रहा है? क्योंकि इनकी जो सैनिक व्यवस्था थी वो बड़ी भारी भरकम रही है ना? भारी भरकम रही है और सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छी खासी सैन्य व्यवस्था उनकी रही है। उनके प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारियों की जो नियुक्तियां रही हैं, है ना, उनको सैलरी देना, देखभाल करने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए। और जो उन्होंने अपने राज्यादेश को इतने बड़े बड़े पिलर्स में सजा के अशोक ने किया, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, जिसकी वजह से बताया जाता है उनका राजकोष खाली हो चुका था। एक तो कारण ये रहा। दूसरा ये कारण रहा है कि ब्राह्मणों की जो प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो ठीक था, लेकिन अशोक के समय में आते आते क्या हुआ, धम्म नीति का पालन करने पर उसने जोर दिया अशोक ने, है ना, जो ब्राह्मण धर्म के थोड़ा सा अलग था। पशु बलि प्रथा है, यज्ञीय कर्मकांड है, इन सब पर रोक लगाने की कोशिश की, है ना। तो इसलिए ब्राह्मणों को थोड़ा सा वो लगा भाई ये हमारे नियमों के खिलाफ है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका विरोध किया था। एक जो तीसरा कारण है वो दमनकारी शासन। दमनकारी शासन का क्या मतलब है यहाँ पे? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट मात्यों, दुष्ट अमात्य कौन, मतलब दुष्ट अधिकारियों की कुशासन की कड़ी शिकायत की। दुष्ट होते थे, अमात्य जो लोग थे वो दुष्ट थे, ठीक है। इसी बात की निंदा उन्होंने की थी। अशोक की नियुक्ति होने अशोक की नियुक्ति होने पर अशोक की नियुक्ति होने पर नागरिकों की शिकायतें दूर हुईं। पर जब अशोक सम्राट हो गया तब फिर उसी नगर से वैसी ही शिकायत आने लग गई थी, ठीक है। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वो बड़ा चिंतित था। अशोक ने अपने कलिंग अभिलेख में इस बात का वर्णन कर रखा है। उस बात उसको पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि प्रांतों में जो कुछ भी अत्याचार हो रहे थे वो उस बात से बड़ा चिंतित रहा, वो परेशान रहा है। इसीलिए महामात्रों को आदेश दिया कि समुचित कारण के बिना वे नागरिकों को नहीं सताएंगे, ठीक ना। ये कलिंग के अभिलेख में है भाई, ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसी दृष्टि से तोसली कलिंग स्थित उज्जैन तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, तोसली तोसली और अच्छा, उस समय जो मौर्य साम्राज्य के समय में 5 प्रांत हुआ करते थे ना। 5 प्रांत कौन से थे? अच्छा, इन पांचों प्रांतों पे सवाल भी पूछा गया है। इनकी राजधानियां भी क्या क्या है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। हाँ, उत्तर पथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती रट की, सुवर्णगिरी। हाँ, अवंती रट की उज्जैनी, उज्जैन। प्राच्य पूर्वी प्रदेश उज्जैन। की पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और कलिंग की राजधानी थी तोसली, ठीक है। हाँ, क्या कि भाई नागरिकों को कोई सताए नहीं और किसी भी अधिकारी का उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व न स्थापित हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया, मतलब नागरिकों को सताने का कोई मामला ना आने पाए, उज्जैन, तोसली और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। उसने स्वयं 256 रातें धर्म यात्रा पर बिताई ताकि इस क्रम में से प्रशासन की देखभाल की जा सके। पर इतना सारा होने पर भी दूर के प्रांतों में दमन का अंत न हुआ और अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंक डालने में तनिक भी देर नहीं लगी, ठीक है। ये हो गया। क्या समस्या रही है? अगला कारण क्या है? दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की पहुंच। दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की क्या पहुंच? हम देख चुके हैं किस प्रकार मगध अपनी कतिपय मूलभूत भौतिक उत्कृष्टताओं के फलता फूलता गया। मगध क्षेत्र की बात है। मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप ज्यों ही भौतिक संस्कृति के ये तत्व मध्य भारत, दक्कन, कलिंग पहुंचे, त्यों ही गंगा के मैदान का जो साम्राज्य का हृदय स्थल था उसका वर्चस्व घटने लगा, ठीक है। मतलब कभी ऐसा भी समय था जब मगध अपनी भौतिक उत्कृष्टताओं के लिए जाना जाता था, लेकिन साम्राज्य विस्तार के चलते जब कलिंग या दक्कन या मध्य भारत के एरिया में जब ये संस्कृति पहुंची तो वहां पर क्या हुआ, इनके तत्व जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो थोड़ा अच्छे से उनका विकास होता है और उनके साथ साथ ये जो आपका मगध क्षेत्र है इसकी इसका जो वर्चस्व है वो घटने लगता है।
जैसे जैसे मध्य गंगा क्षेत्र से बाहर वाले प्रांतों में लोहे के औजारों का प्रयोग, एक कारण ये भी सर बोल वर्चस्व क्या होता है? तो लोहे के औजारों का प्रयोग जैसे जैसे गंगा के मध्य क्षेत्र से निकलकर बाहर के क्षेत्रों में पहुंचा, वैसे वैसे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन होता गया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति की बदौलत नए नए राज्य बन गए, विकसित हो गए। मगध से जो भौतिक संस्कृति मिली, उसकी वजह से क्या हुआ, नए नए राज्यों की स्थापना हुई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मध्य भारत में शुंग और कड़वों का, कलिंग में चेदियों का, दक्कन में सातवाहनों का उदय कैसे हुआ है ना। ये हो गया। अगला क्या है, पतन का कारण। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन की महादीवार। अशोक देश और विदेशों में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः ध्यान नहीं दे सका कि पश्चिमोत्तर सीमावर्ती दर्रे की रक्षा कैसे हो। पश्चिमोत्तर इस पर ध्यान नहीं दे पाया। ईसा पूर्व तीसरी सदी में मध्य एशिया में कबीलों की जो गतिविधि थी, उसे देखते हुए उस दर्रे की ओर नजर रखना जरूरी था। सिथियन शक लोग निरंतर जहां तहां भटक रहे थे। अपने घोड़ों पर भरोसा रखने वाले खाना बदोश सिथियन शक चीन और भारत के स्थायी साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। कौन है ये, खाना बदोश होते थे, ये याद रखना है। जो सिथियन और शक हैं, ये लोग खाना बदोश थे, चीन और भारत के साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा थे ये। चीन के राजा शी हुआंग ती, नाम याद रखना। इन सिथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 220 ईसा पूर्व में चीनी महादीवार बनवाई। चीन की महादीवार कब बनाई गई, 220 ईसा पूर्व में, है ना। बनवाने वाले कौन है, नाम याद रखना, सिंह हुआंग ती वहां के राजा हैं। किसके डर से, मतलब किसकी वजह से, सिथियन शकों की वजह से। अशोक ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया। स्वभावतः जब सिथियन शक भारत की ओर बढ़े, तो उन्होंने पार्थियनों, सिथियन शक जब भारत की ओर बढ़ते तो पार्थियन शक यूनानियों को भारत की ओर धकेल दिया। तो आने का क्रम क्या है इनका, हिंद यमन, है ना, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, यही है ना। तो यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया था। यूनानियों ने ही बैक्ट्रिया की स्थापना की थी अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में। सर्वप्रथम उन्होंने ही 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। किसने, यूनानियों ने 206 ईसा पूर्व में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, यूनानियों ने। इसके बाद आक्रमणों का तांता लग गया और यह सिलसिला ईसवी सन के आरंभ तक जारी रहा। मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने, साथ एक और कारण हम लिख सकते हैं, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण भी एक कारण हो सकता है ना। हो सकता है। अयोग्य शासक। मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की नींव रखता है। ब्राह्मण होते हुए भी वह अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, पुष्यमित्र जो शुंग था, वो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। और कैसा कहा जाता है कि उसने लोगों के सामने बृहद्रथ को मार डाला, बलपूर्वक पाटलिपुत्र का राज सिंहासन हड़प लिया। शुंग वंशियों ने पाटलिपुत्र और मध्य भारत में शासन किया था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र और मध्य भारत के क्षेत्र में। ब्राह्मणीय जीवन पद्धति का पुनरारंभ दिखाने के लिए उन्होंने कई सारे वैदिक यज्ञ किया। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने बौद्धों को सताया भी। उनकी जगह कड़वंशी आए और वो भी ब्राह्मण ही थे। शुंगों के पास कौन आए, कड़व आए, है ना। शिलालेखों के बारे में पहले लिख लेते हैं। शिलालेखों की संख्या है 14, जगह कितने हैं, 8। मतलब 14 शिलालेख 8 जगहों से प्राप्त हुए, है ना। 14 शिलालेख हैं, 8 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। ओके, 14 है, ठीक है। उनके जैसे एक तो ऐसे भी देख सकते हैं हम, अ, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, इनके जो अभिलेख रहे हैं, जो शिलालेख रहे हैं, ये कौन कौन सी लिपियों में लिखे गए थे, 4 लिपियों, ब्राह्मी,
खरोष्ठी, अरामाइक। अब यहाँ पे दो अभिलेख इनके ऐसे हैं, एक है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी और आपका मानसेहरा। यहाँ दोनों पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो दो लिपियां हैं, सॉरी, जो लिपि है उसका नाम है खरोष्ठी, है ना, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग है। खरोष्ठी लिपि के बारे में हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है ईरान की अरामाइक लिपि से, अरामाइक लिपि से इसका जन्म हुआ है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, खरोष्ठी लिपि के बारे में एक चीज और याद रखना, कैसे कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं लिखी जाती है ना, ये से बाएं फिर बाएं से इधर से लिखी जाती है, फिर जहां पे ये खत्म होती फिर वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पेन उठा के फिर से वापस जाना पड़ता है, वो काम नहीं है। ठीक है, ये हमें याद रखना। एक चीज और लिख लेना, इसमें धौली और जौगढ़ ये दो लिपियां हैं। इन दोनों से क्या मिलती जानकारी? कलिंग के प्रति अशोक की नीति, कलिंग के प्रति अशोक की नीति क्या थी उसके बारे में यहां से जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए गए ये नाम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ है? ये दोनों तो पाकिस्तान में है, नहीं, ये दोनों पाकिस्तान में है। धौली, धौली की बात करें तो पुरी में है, पुरी मतलब उड़ीसा में है। जौगढ़ की बात करें तो जौगढ़ आपका गंजाम में पड़ेगा, गंजाम मतलब ये भी उड़ीसा में है ना। फिर कालसी, कालसी कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में है। गिरनार कहाँ है? गिरनार जूनागढ़ में है, गुजरात में है ये। यहीं पर ये इसी अभिलेख से मालूम होता है कि मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का विस्तार कहाँ तक रहा है। इसी से मालूम होता है, इसी वाले अभिलेख से, कि चंद्रगुप्त मौर्य के उस राज्यपाल, वो राज्यपाल जो सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का निर्माण करवाया था, उसका नाम, उसके नाम का भी पता चलता है। नाम क्या था वैसे उसका? उसका नाम क्या था? उस है ना, सुपारा, थाड़े में पड़ेगा, महाराष्ट्र में। एक नाम है एर्रागुडी, एर्रागुडी। एर्रागुडी कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश। कुरनूल में, आंध्रा में। ठीक है, हो गया। ठीक भाई, अब देखिए, इनके कुछ लघु शिलालेख भी रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए। प्रथम शिलालेख में क्या क्या बताया गया है? पशु बलि पर रोक। शिलालेख है, ठीक है। तो ऐसे प्रथम लिखिए, प्रथम में जीव हत्या पशु हत्या निषेध, जीव हत्या पशु हत्या निषेध। ठीक है, दूसरा लिखिएगा मानव और पशु, मानव और पशु के लिए मानव और पशु दोनों के लिए
चिकित्सा का प्रबंध, चिकित्सा का प्रबंध, चोल चेर पांड्य, चोल सर चेर 13वें अभिलेख में ये बताए हैं। चोल चेर पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी का वर्णन, और ताम्रपर्णी का वर्णन। तीसरा शिलालेख, तीसरा लिखिएगा। तीसरा में क्या है? युक्त, रज्जुक, है ना, और प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख। ठीक है, चतुर्थ लिखिएगा। चौथा में क्या है? चौथा लिखिएगा। सर यहाँ प्रदेश में क्या लिखा है? धम्म नीति के चलते, धम्म नीति के चलते धम्म अनुशासन में वृद्धि का उल्लेख। हो गया। पांचवा में लिखिएगा। पांचवा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख। हो गया। छठवां लिखिएगा। प्रतिवेदकों को, प्रतिवेदकों को प्रजा के विषय में, प्रजा के विषय में तुरंत सूचना देने का आदेश। सातवां में लिखिएगा। सभी संप्रदायों के मानने वालों, सभी संप्रदायों के मानने वालों के प्रति सद्भावना का संदेश, सद्भावना का संदेश। ठीक है। आठवां लिखिएगा। अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन। हमने बताया है कौन से साल में कौन सी धम्म यात्रा की है ना। नौवां शिलालेख, नौवां शिलालेख, नौवां में क्या है? धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। ठीक है ना। 10वां में लिखिएगा। ये 10वां में धम्म पालन पर बल, धम्म पालन पर बल। ठीक है। 11वां लिखिए। 11वां क्या है? 11वां में धम्म दान को, धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। 12वां लिखिएगा। 12वां लिखिएगा। अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। इसमें ना हो गया। 13वां लिखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन है। वैसे 13वां लिखवाए हैं पहले भी, रहने देते हैं ना, है ना। 5 जो दक्षिण भारत के राज्य रहे उनका भी उल्लेख हमने बताया कि 13वां में है। और उसके साथ साथ इन्होंने जो 5 वो थे, कौन से, यमन राजा जो थे उनके साथ जो इनके संबंध थे वो भी हमने आपको बता रखा है। 13वां में ये सब है। ठीक है। 14वां आप लिख सकते हैं भले। 14वां लिख लीजिए। अपने शिलालेखों में लिखवाई गई बातों का जिक्र और आगे भी लिखवाते रहने की संभावना व्यक्त की गई।
लिखवाते रहने की संभावना व्यक्त की गई। एक बार रिपीट कर दीजिए। अपने शिलालेखों में लिखवाई गई बातों का जिक्र तथा आगे भी लिखवाते रहने की संभावना व्यक्त की गई। हैं? क्या पूछ रहे थे? सर हेलो। बोलिए। सर पांचवा वाला थोड़ा बता दीजिए, मेरा छूट गया भाई। अच्छा, पांचवा है धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, हो गया। जी सर। ठीक है, जो अभी आप लोगों ने लिखे हैं ना, ये गिरनार, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, इसके खोजकर्ता कौन है वो भी लिख लो। इसके खोजकर्ता लिख लेना। तो जैसे गिरनार, गिरनार के खोजकर्ता कौन है? गिरनार के खोजकर्ता हैं कर्नल टाड। कर्नल टाड गिरनार के हैं। उसके सामने खोजकर्ता करके लिख लो भाई। ठीक है। और शहबाजगढ़ी के कौन है? तो शहबाजगढ़ी के हैं जनरल कोर्ट। जनरल कोर्ट। मानसेहरा के कौन है? मानसेहरा, वैसे मानसेहरा जानते हैं कहां पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहां पे है? हजरा। हाजरा, उस दिन बात किए थे ना, हाजरा या हजारा, यहीं पे पड़ता है ये आपका क्या बोलते हैं वो, मानसेहरा। और ये जो दूसरा वाला था, अच्छा, इसके जो खोजकर्ता रहे हैं उसका नाम है कनिंघम। कनिंघम। और एक चीज चाहो तो और लिख लो, शहबाजगढ़ी जो आपका है पाकिस्तान में ही है लेकिन वो पेशावर में है। तो शहबाजगढ़ी पेशावर में है और मानसेहरा आपका हजरा, हजरा में है। ठीक है, ओके। एरागुडी, एरागुडी का कौन है भाई खोजकर्ता? एरागुडी का खोजकर्ता है अनु घोष। अनु घोष है, कुरनूल में है। कालसी के खोजकर्ता कौन है? कालसी के फॉरेस्ट हैं। कालसी के फॉरेस्ट हैं। जौगढ़ के कौन हैं? अनु घोष लिख लिए। सर अनु अनुघोष किस एरागुडी, एरागुडी। कालसी के फॉरेस्ट हैं। कालसी के फॉरेस्ट हैं। और जौगढ़ के कौन हैं? जौगढ़ के लिखिएगा वाल्टर इलियट। वाल्टर इलियट, ये जौगढ़ के खोजकर्ता है ना। और धौली के खोजकर्ता कौन है फिर? किटो। किटो नाम है इनका। एक काम करो, ऐसे लिख लो, लघु शिलालेख है, स्थान है, विशेषता है। ऐसे लिख लीजिए। तो भाब्रू, सबसे पहले भाब्रू के बारे में लिखिएगा। सर स्पेलिंग लिखिए। भाब्रू या बैराट। भाब्रू या बैराट कहां पर है? ये जयपुर में है ना। अगर देखा जाए इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी, अशोक का नाम प्रियदर्शी, कॉमा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न, और इसी में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है ना। बताइएगा हाँ इसमें बताते ना। हाँ लिखिएगा, तो लिख लीजिएगा कॉमा, अशोक ने खुद को मगध का सम्राट, अशोक ने खुद को मगध का सम्राट और
बौद्ध धर्मावलंबी का उल्लेख किया। खुद वो बताया कि हम भाई बौद्ध धर्मावलंबी हैं। मतलब अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण आपको मिलता है तो भाब्रू या बैराट लघु शिला लेख से। ठीक है, ओके। जी सर। हाँ, चलिए अगला लिखिएगा मास्की। मास्की कहाँ है? रायचूर। रायचूर कहाँ है? कर्नाटक। इसमें लिखिएगा अशोक का नाम। अशोक का नाम सबसे पहले इसी में पढ़ा गया। ठीक है, साथ ही साथ खुद को बुद्ध शाक्य कहा। ठीक है, बुद्ध शाक्य कहा। हो गया। अगला लिखिएगा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? चित्तल दुर्ग। चित्तल दुर्ग कहाँ भाई? मैसूर में। ठीक है, अगला है सिद्धपुर। इसकी कोई विशेषता नहीं है ऐसी। सिद्धपुर ये कहाँ? ये भी कर्नाटक में है, मैसूर। ठीक है, फिर एक है एर्रगुडी। एर्रगुडी, एर्रगुडी लघु स्तंभ, लघु शिलालेख भी है एर्रगुडी। ये कहाँ पे था? आंध्रा में है ना, कुरनूल आंध्रा में है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक शिला नई लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्रूस्ट्रोफेडन। ब्रूस्ट्रोफेडन ये कैसे लिखी जाती है? लिख लीजिएगा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। ये हो गया। अगला है गोवी मठ। गोवी मठ, ये गोवी मठ कहाँ है? ये भी आपका मैसूर में पड़ेगा। ठीक है, एक है अहरौरा। अहरौरा कहाँ है? मिर्जापुर। मिर्जापुर मतलब अहरौरा। अहरौरा, अहरौरा का भाई मिर्जापुर। मिर्जापुर मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक है सारो मारो। सारो मारो ये कहां पे है? शहडोल। शहडोल। शहडोल कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब लिखो नेत्तूर। नेत्तूर कहां भाई? मैसूर में। इसमें भी अशोक का नाम मिल रहा है, अशोक का नाम मिलता है, ऐसे लिख लो बस। एक है पनगुडरिया। पनगुडरिया ये कहाँ है? सीहोर में। सीहोर कहाँ है? एमपी में, पनगुडरिया। फिर एक है सन्नाती। सन्नाती ये कहाँ है? गुलबर्ग। गुलबर्ग कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, एक है उडेगोलन। उडेगोलन कहाँ है? बेल्लारी। बेल्लारी कर्नाटक। ठीक है, एक और है राजल। सर ये क्या लिखे हैं पनगुड़िया के नीचे? कहाँ? पनगुड़िया के नीचे सर। राजल मुंडगिरी आपका कुरनूल में। कुरनूल मतलब आंध्र प्रदेश। और एक आपका है गुर्जरा। गुर्जरा तो पता ही होगा आपको, दतिया जिला, मध्य प्रदेश, है ना। इसमें इसमें भी अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, इसमें भी
अशोक का नाम मिलता है। हो गया? ठीक है भाई? ठीक है, लिखिएगा। विभिन्न विद्वानों का धम्म पर मत। विभिन्न विद्वानों का धम्म पर मत। जैसे एक नाम है फ्लीट। फ्लीट ने क्या कहा? फ्लीट ने इसे राजधर्म माना है। ठीक है ना? फ्लीट ने इसको राजधर्म माना। एक है राधा कुमुद मुखर्जी, सॉरी, इन्होंने क्या माना है? सभी धर्मों की साझी संपत्ति, साझी संपत्ति, सभी धर्मों की साझी संपत्ति माना है। ठीक है। एक है मैक फेल। मैक फेल, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म। ठीक है, मैक फेल। ठीक है। एक और है रोमिला थापर, इतिहासकार हैं ये, है ना? लिख लीजिएगा। इन्होंने कहा प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए, अशोक द्वारा किया गया, अशोक द्वारा किया गया एक नया आविष्कार, एक नया आविष्कार इन्होंने कहा था। इसी में एक नाम है नीलकंठ शास्त्री का। नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो धम्म नीति है वो नैतिक व्यवहार संहिता है। ठीक है, नैतिक व्यवहार संहिता है। एक और है D.R. भंडारकर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने उपासक बौद्ध धर्म बताया। ठीक है, धम्म पर जो विद्वानों के मत रहे हैं उससे संबंधित। ठीक है। अच्छा, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने दूत भेजे थे। अब देखिए इन्होंने किसको कहाँ भेजा था, ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, आप एक तरफ लिख सकते हैं धम्म प्रचारक, धम्म प्रचारक लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं देश। लिखिएगा इसमें एक नाम है महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों कहाँ गए थे? श्रीलंका। श्रीलंका गए थे ये। एक है मज्झंतिक। मज्झंतिक, ये कहाँ गए थे? मज्झंतिक गए थे कश्मीर और गांधार। ठीक है। एक नाम है महारक्षित। महारक्षित, ये कहाँ गए थे? यूनान। ठीक है। एक है महाधर्म रक्षित। महाधर्म रक्षित, ये कहाँ गए थे? ये गए थे महाराष्ट्र। ठीक है। एक है महादेव। महादेव कहाँ गए? तो ये गए महिषमंडल। महिषमंडल कहाँ पर? मैसूर में है। यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है। एक नाम है रक्षित। रक्षित कहाँ गए? वनवासी। वनवासी गए ये, और वनवासी जो है आपका वो कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटका में। ठीक है। फिर आप एक नाम और लिखेंगे धर्म रक्षित। धर्म रक्षित, ये धर्म रक्षित कहाँ गए? लिखिएगा महाराष्ट्र। अपरांतक।
अपरांतक, चलो, और अभी हैं मध्यम, मध्यम है, मध्यंतिक और मध्यम में अंतर है। तो मध्यम गए थे हिमालय देश, हिमालय देश गए थे ये, ठीक है। इसके अलावा एक है सोम और एक है उत्तरा। ये दोनों लोग कहाँ गए थे? तो ये गए थे सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि किसकी राजधानी है? दक्षिणापथ की, है ना। सर। हो गया यहाँ, जी सर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे महेंद्र हैं, तो महेंद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? जैसे आप सुने होंगे अशोक को किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? तो लिखिएगा महेंद्र को, लिख लीजिए महेंद्र को मोगली पुत्र तिस्स ने मोगली पुत्र तिस्स ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तथा महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स, श्रीलंका का राजा कौन है? तिस्स, तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तत्पश्चात राजा ने देवानामपीय की उपाधि धारण की, देवानामपीय की उपाधि धारण की। एक और लिखिएगा लाइन, एक लाइन और लिख लीजिएगा। उसके बाद तिस्स ने अपने भतीजे अरिट्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अशोक के पास भेजा, ठीक है। हो गया, जी सर। ठीक है। अशोक के, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था और कहाँ के अभिलेख को खोजा था? तो लिखिएगा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टी फैनथेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख, सबसे पहले के बाद सबसे पहले 1750 में टी फैनथलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा, दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा, ठीक है, टी फैनथलर ने। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो क्या नाम जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप कौन भाई? एशियाटिक सोसाइटी के सचिव रहे, है ना। आप चाहे तो नाम ऐसे लिख के, जेम्स प्रिंसेप का नाम लिख के लिख सकते हैं, एशियाटिक सोसाइटी के सचिव, सोसाइटी के सचिव। और क्या थे ये? कलकत्ता टकसाल के अधिकारी भी थे, ठीक है, कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे। इन्होंने 1837 में पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, और जिस अशोक के अभिलेख को इन्होंने पढ़ा उसका नाम क्या था? नाम लिख लीजिएगा, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ब्रैकेट में लिख लो, दिल्ली टोपरा अभिलेख, है ना। दिल्ली टोपरा अभिलेख को सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था, ठीक है। एक नाम है शम्स सिराज, शम्स ए सिराज
अफीक के अनुसार, शमसे सिराज अफीक के अनुसार, पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों से अभिलेखों को पढ़वाने का असफल प्रयास किया। ठीक है, असफल प्रयास किया। ठीक है, एक नाम और लिख सकते हैं आप लोग, जैसे एक नाम मिलता है चापड़। चापड़ जो है ना, वो लेखक के रूप में इसका नाम मिलता है। ठीक है, अभिलेखों के लेखक के रूप में क्या नाम मिलता है? चापड़ का, है ना, चापड़ का नाम मिलता है। और बस इतना बहुत है। एक नाम और लिख सकते हैं, D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर महोदय ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। ठीक है, अच्छा, इनके दो पृथक लेख भी रहे हैं, है ना, अशोक के दो पृथक लेख रहे हैं। जैसे एक प्रथम पृथक लेख में इन्होंने बताया था कि जो सभी मनुष्य है वो मेरी संतान है, जबकि दूसरे पृथक लेख में इन्होंने बताया कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, अशोक ने सीमांत प्रदेशों की अविजित जातियों को ये कहा है कि उन्हें सम्राट से डरने की जरूरत नहीं है, उनमें विश्वास करना चाहिए। बृहत लघु स्तंभ लेखों में मुख्य रूप से ना धम्म और प्रशासनिक बातों का वर्णन है। ओके, प्रशासनिक बातों का वर्णन किया गया है इसमें। इसके दो भाग हैं, एक बृहद स्तंभ लेख, एक लघु स्तंभ लेख। अब बृहद स्तंभ लेख लिखा जाए तो बृहद स्तंभ लेख क्या है? पहला एक सबसे पहले लिख लीजिए, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख इसमें यह अशोक का अंतिम अभिलेख, जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा अंबाला के टोपरा से दिल्ली लाया गया था। अंबाला के टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दूसरा लिखिएगा, दिल्ली मेरठ। इसके बारे में लिखिएगा, इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। ठीक है, मतलब पहले मेरठ में था, बाद में दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिर है लौरिया अरराज। ठीक है, लौरिया अरराज, ये क्या है भाई, कहां पर है ये? चंपारण में, चंपारण बिहार। चाहे तो पूर्वी भी लिख सकते हैं आप लोग, मोतिहारी में मेरे ख्याल से, मोतिहारी। एक है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा ये कहाँ है?
यूपी में। ये भी चंपारण में है। ये लिख लीजिए पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ के स्तंभों पर सिंह, क्या क्या मिलेगा? सिंह मिलेगा और बैल मिलेगा। मतलब यहाँ पर 2 स्तंभ लेख हैं, ठीक है, 2 स्तंभ लेख हैं और ये दोनों स्तंभ लेखों पे स्तंभ जो हैं इनके एक पर सिंह देखने को मिल जाएगा, दूसरे पर वृषभ की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, अशोक की धार्मिक घोषणाओं के साथ साथ उसके धार्मिक कार्यों का भी विवरण दिया गया है, ठीक है। धार्मिक घोषणा और धार्मिक कार्य लिख लो ऐसे, धार्मिक घोषणा और कार्य का विवरण। हो गया। जी सर। अरराज वाले में क्या था? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण होगा ना ये तो। इस पे लिख लीजिए अशोक के लेख, अशोक के लेख उत्कीर्णित हैं, ठीक है। दिल्ली टोपरा वाले में लिख लीजिएगा थोड़ा सा, दिल्ली टोपरा के बारे में लिखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ आपका पश्चिमी चंपारण में है और इसके ऊपर क्या मिलेगा? कौन सा इसके शीर्ष पर क्या देखने को मिलेगा हमको? सिंह की प्रतिमा, ठीक है। इसमें सिंह की प्रतिमा हमको देखने को मिलेगी। एक चीज और लिख सकते हैं, आसन के चारों ओर, आसन के चारों ओर हंस की पंक्ति उत्कीर्णित है, हंस की पंक्ति उत्कीर्णित है, ठीक है। ये हो गया आपका लौरिया नंदनगढ़। अभी एक और है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख है ना, इसके बारे में लिख लीजिए। यहाँ पर अशोक के 2 लेख उत्कीर्णित हैं। इसके अलावा लिख लीजिए क्या नाम है? समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्णित है, ठीक है, ये लिख लीजिए। और याद रखना ये पहले ना कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में था। अकबर द्वारा इसको लाया गया, कहाँ पे? प्रयाग में लाया गया था। अकबर द्वारा इसे प्रयाग में लाया गया था, ठीक है। लघु स्तंभ लेखों में क्या हुआ है? राजकीय घोषणाएं, इस पे क्या है? राजकीय घोषणाएं उत्कीर्णित हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये लिख लो, घोषणाएं उत्कीर्णित हैं, ठीक है, ये बात लिख लो। ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो सांची में पाए गए, सांची, सारनाथ, रुम्मिनदेई, निगलीवा, सांची, सारनाथ, रुम्मिनदेई और निगलीवा में पाए गए हैं, ठीक है। ओके, तो पहला जो स्तंभ लेख रहा है उसमें अशोक इसको 26 साल के बाद ही, अपने शासन के 26 साल बाद इसको उत्कीर्णित करवाया था और इसमें यह कहा था कि धर्म के अनुसार लोगों का पोषण करना चाहिए और धर्म के अनुसार लोगों पर शासन भी करना चाहिए, ठीक है, ये इसने बताया था। वहीं पर जो दूसरा स्तंभ लेख है, अशोक ने दूसरे स्तंभ लेख के अनुसार अपने आप से ही एक प्रश्न उठाया था कि धम्म क्या है। दूसरा स्तंभ लेख में अशोक ने खुद से प्रश्न पूछा था कि धम्म क्या है। ये बात इसने खुद से पूछी, ठीक है। फिर उत्तर भी देता है। उत्तर क्या देता है? अपासिनवे, बहुकयाने, दयादाने,
सचे सोचे माधवे साधवे चा, मतलब पाप से दूर रहना लिख सकते हैं, लिखना चाहें आप लोग। खुद ही प्रश्न अपने आप से ही करता है, अपने आप उत्तर देता है, तो कहता भी है पाप से दूर रहना, ठीक है, अत्यधिक कल्याण करना, दया, दान, सत्यता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही धम्म है। अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, ठीक है, ओके। और जो प्रश्न किया था, जो प्रश्न किया उसने, उसमें नाम रखा था कियम चु धम्मे। कियम चु धम्मे मतलब धम्म क्या है, तो उसने फिर अपने आप से जो प्रश्न पूछा उसका खुद ही उत्तर देता है कि धर्म यही चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक तीसरा जो स्तंभ लेख रहा है, तीसरा स्तंभ लेख में इन्होंने क्या बताया, तीसरा स्तंभ लेख में कहा 5 प्रकार के पाप, 5 प्रकार के पाप के बारे में बताया इसने इस तीसरे वाले में, ठीक है। चौथे में क्या था, चौथे स्तंभ लेख में क्या था, चौथे स्तंभ लेख में रज्जुकों के कार्यों का वर्णन करते हुए इसने बताया कि भाई कहा कि जिन लोगों को मृत्यु दंड दे दिया गया है, जिन्हें मौत की सजा सुना दी गई है, उन्हें 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। जिन्हें मौत की सजा दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया है, उन्हें 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। ये चौथे स्तंभ लेख में वर्णित है, ठीक है। 5वें में भी ऐसे ही कुछ है। 5वें में इन्होंने क्या बताया है, तो 5वें में क्या कहा इन्होंने, ये राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में जीव वध निषेध पर बल दिया था, ठीक है, जीव वध निषेध कर दिया अपने शासन के 26वें वर्ष में, ठीक है। सपना, फलक, खुशबू, आयशा, अंशु, अनन्या, रोशन और स्वेच्छा, गुड़िया, खुशबू, हाँ जी सर। फिर आता है छठवां। छठवां में क्या था, छठवां में देखा जाए ना तो कहता है जनता का हित और सुख, जनता का हित और सुख जिसमें है मैं उसकी परीक्षा करता हूं। आने का प्रयास कर रहा है कि भाई जनता का हित और सुख जिसमें है मैं उसकी परीक्षा करता हूं और सभी संप्रदायों का सम्मान करता हूं। ये अशोक ने किसमें बोला है, छठवां स्तंभ लेख में बोला है, ठीक है ना। ऐसे ही सातवां वाला, सातवां जो था वो क्या है, सातवां स्तंभ लेख जो है वो दिल्ली टोपरा है। दिल्ली टोपरा वाला कौन सा नंबर का है, सातवां स्तंभ लेख है। इसमें क्या है ना, इसमें लोक कल्याणकारी कार्य का वर्णन किया गया है, लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखने हैं, ओके। जी सर। हाँ, ये लघु स्तंभ लेख हम सब करा रहे थे, सब कर रहे थे। लघु स्तंभ लेख में सबसे पहले सांची ही देख लेते हैं। सांची के बारे में ये कहाँ पे है, पहली बात ये याद रखना, इन लघु स्तंभ लेखों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है रॉयल स्टोन लेटर। इन्हें रॉयल स्टोन लेटर कहा जाता है। इसमें सांची वाला जो है वो कहाँ पे है, रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश में, वहां पर स्थित है। सारनाथ वाले के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, वैसे वाराणसी आप लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है ना। और इसकी खोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सारनाथ आपका वाराणसी में है, इसकी खोज किसने की थी, नाम लिख लो, अर्ल स्टाइन, ठीक है। अगला है कौशाम्बी, एक मिनट, पहले रुम्मिनदेई के बारे में लिख लेते हैं। रुम्मिनदेई क्या है, ये लुम्बिनी में है ना, लुम्बिनी में है ये। इसमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। मतलब एक चीज और लिख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक अभिलेख कहते हैं।
ठीक ना, इसे आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। इसी में क्या हुआ कि इसी में वहां का धार्मिक कर माफ किया था उन्होंने, और राजस्व को कुल उपज का 8वां भाग कर दिया था। ठीक है, इसी में बुद्ध को इन्होंने भगवान कहा, बुद्ध को भगवान माना इन्होंने, वर्णन किया है। ठीक है ना, ऐसा मिलता है रुमिनदेई अभिलेख में कि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके साथ साथ एक चीज और लिख लीजिएगा, इसमें क्या एक चीज है, कनक मुनि, कनक मुनि बौद्ध स्तूप का जीर्णोद्धार, बौद्ध स्तूप का जीर्णोद्धार का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, ओके। और ऐसे सांची सारनाथ को एक साथ करके हम ये भी लिख सकते हैं, संघ भेद रोकने का आदेश इन दोनों में है, सांची और सारनाथ वाले में। इसमें संघ भेद, सांची और सारनाथ में संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया था। एक हमने कौशाम्बी, कौशाम्बी अब लघु स्तंभ लेख भी है, तो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख जो है, इसमें किस बात का वर्णन है, लघु स्तंभ लेख की बात बता रहे भाई। इसमें इसे जो है ना, पहली बात तो रानी का अभिलेख बोलते हैं, रानी का अभिलेख बोलते हैं इसको, एक बात तो ये याद रखनी है। साथ ही साथ एक चीज और लिख सकते हैं, इनकी एक रानी थी कारुवाकी, है ना, जो तीवर की मम्मी थी, तो लिख लीजिएगा कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की जानकारी इसी में दी गई है। ठीक है, ओके। और इसमें कारुवाकी के साथ साथ तीवर का भी नाम है, तीवर का नाम वर्णित है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और जो निगाली है, निगाली इसको बोलते हैं, निगलीवा भी बोलते हैं, निगाली या निगलीवा, निगलीवा को निगाली भी बोला जाता है, निगाली सागर बोलते हैं या फिर निगलीवा बोलते हैं। ये क्या है भाई, ये भी नेपाल में है। इसमें लिख लीजिएगा, अशोक ने बुद्ध के पूर्व जन्म को स्वीकार किया। ठीक है, अशोक ने बुद्ध के पूर्व जन्म को स्वीकार किया। इसकी खोज किसने की थी, फ्यूरर महोदय ने, फ्यूरर ने। और रुमिनदेई की भी खोज की थी फ्यूरर ने। ठीक है, रुमिनदेई की भी खोज फ्यूरर ने ही की थी। ठीक है, ओके। कौशाम्बी की खोज किसने की थी, बर्ट महोदय ने। ठीक है, ये हमें याद रखने होंगे। और लघु में देखेंगे तो बराबर और नागार्जुनी भी हैं। इनकी खोज किसने की थी, हेरिंगटन, हेरिंगटन ने बराबर और नागार्जुनी की खोज की थी। ठीक है, रूपनाथ लघु स्तंभ लेख, ये जो रूपनाथ है इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसकी खोज की थी कर्नल एलिस ने। ठीक है, कर्नल एलिस ने की थी इसकी खोज। हो गया, जी सर। ठीक है। जी सर। सर कौशाम्बी की खोज किसने किया? कौशाम्बी की खोज की थी बर्ट महोदय, बर्ट। ठीक है, अब गुहा लेख भी हैं, है ना, गुहा लेख भी कई सारे इनके हैं। बात करें गुहा लेख की, गुहा लेख क्या है भाई, गुफा लेख, सिंपल सा समझें तो
गुहालेख। इनके गुहालेख जो रहे हैं, गुहालेख की जो भाषा रही है वो क्या रही है? भाषा रही है प्राकृत, है ना। लिपि कौन सी रही है? ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और खास करके अशोक और दशरथ का नाम इसमें मिलता है। जैसे एक नाम तो है बराबर गुफा, बराबर की गुफाएं, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? जहानाबाद, जहानाबाद के पास, जी सर। जहानाबाद में है ये, ठीक है। सबसे प्राचीन है ये, सबसे प्राचीन। इसमें कितनी गुफा है? 4 गुफा है इसमें। 4 गुफा में से 3 बनवाया अशोक ने और 1 बनवाया दशरथ ने, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नाम क्या रहे सभी के? चारों के नाम क्या रहे हैं? एक तो नाम है सुदामा, सुदामा, सुदामा क्या है? अब ये सुदामा इन चारों में भी सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। अशोक ने करवाया था, अशोक बनवाया था। कब बनवाया था भाई? राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में। दूसरा है विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी है, इसका निर्माण भी कौन करवाया है? अशोक ने। कौन से साल में? 12वें वर्ष में इसका भी निर्माण हुआ। एक है कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़, इसका भी निर्माण अशोक ने ही करवाया है ना। अब अपने शासन के 19वें वर्ष में करवाया है, ठीक है। अपने शासन के 19वें वर्ष में करवाया है। और चौथा है लोमस ऋषि, लोमस ऋषि। ये जो है ना बराबर और नागार्जुनी दोनों पहाड़ियों पर है, ये बात इसकी याद रखनी हमें। ये भी आपके जहानाबाद में है ना, लोमस ऋषि वाला। और दशरथ ने बनवाया था इसको, ठीक है। ओके, इसको दशरथ ने बनवाया था। हो गया ऊपर। जी सर। एक और लिख लो, नागार्जुनी पहाड़ी भाई, लिख लो नागार्जुनी पहाड़ी। नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं। कौन कौन सी गुफा है इसमें? एक है गोपिका, गोपिका गुफा है, बहियक गुफा है, बहियक गुफा है, वडथिका, वडथिका गुफा है, ठीक है। ठीक है। और 3 सर फिर से रिपीट कीजिए ना, 3। अच्छा, हमने महास्थान और सोहगौरा के बारे में बताया था। इन दोनों में अकाल के समय में की गई जो व्यवस्था होती थी उसका वर्णन किया गया है। एक अभिलेख इनका अलग से है, लंपक। ये लंपक अभिलेख क्या है भाई? काबुल में है, ये काबुल में है। और इसमें ना सीरियाई भाषा का प्रयोग हुआ है, सीरियाई भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के ही अभिलेख हैं ये, ठीक है। सीरियाई भाषा में ये हो गया। एक है बुनेर अभिलेख, बुनेर अभिलेख। ये का क्या है भाई? इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये पेशावर के पास में है, ये पेशावर से ही समझो, पेशावर के निकट में है ये, ठीक है ना। और ये लिख सकते हैं उत्तर पश्चिमी भारत का ब्राह्मी लिपि में लिखा गया एकमात्र अभिलेख, एकमात्र अभिलेख है, ठीक है। एक और है बाहापुर, बाहापुर अभिलेख है ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है, नहीं नई दिल्ली में है, लघु शिलालेख है,
ठीक है, ये भी हमको याद है। अशोक के बाद मौर्य शासक कौन बना? दशरथ। दशरथ तो पौत्र थे उनके। पौत्र का पोता उसको। सर वो क्या नाम है इसका? ब्रह्मगुप्त। कुणाल सर। हम्म कौन कौन थे अशोक के बाद? वैसे एक चीज ये याद रखना, अशोक के बाद जो मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है वो पुराणों में भी मिलती है। ठीक है, पुराणों में भी, दिव्यावदान में भी मिलती है, और दिव्यावदान के साथ साथ तारानाथ की किताब में भी इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन तीनों में अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अशोक की मृत्यु के बाद जो भी राजा बने वो बड़े कमजोर से बने। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की वो प्रतिष्ठा बचाने में बड़े असमर्थ भी रहे। ठीक है, पुराणों में बताया गया है अशोक के बाद, पुराणों के अनुसार बताया गया है अशोक के बाद जो शासक हुआ है उसका नाम है कुणाल। कुणाल इसके अशोक पुत्र के थे ना। बाद, हाँ, अशोक के बाद जो शासक हुआ है वो है कुणाल। ठीक है, दिव्यावदान में क्या बताया गया है? दिव्यावदान में बताया गया है धर्म विवर्धन, धर्म विवर्धन बताया गया है। ठीक है ना। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी भी एक किताब है। राजतरंगिणी में क्या बताया गया है कि एक जालौक कोई है, जालौक नाम है, इनका नाम हम सबने पढ़ा भी है। जालौक कश्मीर के स्वतंत्र शासक बन गए थे, स्वतंत्र शासक बन गए थे, शासक बने कश्मीर के। ठीक है, ये अशोक के उत्तराधिकारी में से उत्तराधिकारी थे। जालौक राजतरंगिणी में ये बात बताई गई है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो दशरथ है ना, इनके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। 8 साल तक यही शासन रहा है इनका, 8 साल तक ही शासन किया इन्होंने। इन्होंने भी, जो क्या नाम है, दशरथ, 8 साल तक शासन किए थे। इन्होंने भी क्या किया, देवानामपीय की उपाधि धारण की, देवानामपीय अपनी उपाधि रखी इन्होंने, ये हमें याद रखना चाहिए। इन्होंने, अभी हमने पढ़ा है, नागार्जुनी पहाड़ी पर इन्होंने क्या किया था, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए निवास स्थान बनवाया था, है ना। कहाँ पर? नागार्जुनी पहाड़ी पर, जहानाबाद में 3 गुफाओं का निर्माण किया था आजीवक संप्रदाय के लिए। आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने भी किया था और दशरथ ने भी किया था। ठीक है ना। ओके, इसका एक अंतिम जो शासक है मौर्य साम्राज्य का, अंतिम शासक कौन है फिर? अंतिम शासक है बृहद्रथ। बृहद्रथ जिसकी हत्या कर देता है। तो ये इनकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, है ना, जो कि शुंग वंश का शासक भी है। ओके, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में क्या क्या कारण है, जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ रखा था, क्या क्या कारण रहे हैं? धन का कमी, फिर ब्राह्मणवाद का विस्तार, और नए राज्य मतलब क्षेत्रीय राज्य का उत्पन्न, हम्म? और दमनकारी नीति। अयोग्य अनन्या अशोक का है, नीति भी रहा। अशोक की अहिंसा की। आप बताओ। दमनकारी शासन और ओके, दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की पहुंच। वेरी गुड। और एक क्या बताई थी तुम? और याद नहीं, अब इतना ही। ब्राह्मणों की क्या बताई थी? ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। वेरी गुड। और कोई पॉइंट है? सर एक वित्तीय संकट है। वेरी गुड, वित्तीय ये संकट। बोली हूँ, ये भी बोली हूँ। हाँ, और अयोग्य उत्तराधिकारी। चलो, अयोग्य उत्तराधिकारी। अरे अंगूरी पे गिनो ना ऐसे। राज्य शासन भी शासक जो थे। योग्य उत्तराधिकारियों की कमी, प्रशासन का केंद्रीकरण, है ना।
योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव था, प्रशासन का विकेंद्रीकरण था, आर्थिक सांस्कृतिक स्तर पर विद्यमान जो असमानताएं थी, वो करों की अधिकता थी, टैक्स सिस्टम जो रहा है, प्रांतीय अधिकारियों का जो अत्याचार रहा है अभी, है ना, दमनकारी नीतियां जो रही हैं, शोषण, अशोक की कुछ नीतियां भी उसके लिए जिम्मेदार रही हैं, लेकिन वो, और याद रखने की जरूरत है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारतीय राजनीतिक एकता का भी पतन शुरू हुआ। किसका किसका नाम हमें पता होना चाहिए। कुणाल है, ठीक है। कुणाल की उपाधि कौन सी थी? ये धर्म विवर्धन जो एक दिव्यावदान में मिल रहा है वो कुणाल का ही नाम है, ठीक है, उपाधि है इनकी, ठीक है। याद रखना, कुणाल, ऐसा बताया जाता है कि कुणाल अंधा था, ठीक है। कुणाल क्या था? अंधा था। लेकिन कुणाल शब्द का मतलब क्या होता है? कुणाल शब्द का अर्थ क्या होता भाई? सुंदर आंख वाला। इसके बाद एक नाम आता है संप्रति का। संप्रति है, संप्रति, और संप्रति के बाद आते हैं, ये जैन धर्म के वो थे ना, पता है आप लोगों को ना, तो जैन धर्म वाले थे। संप्रति के बारे में ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं जालौक, है ना, फिर आएंगे जालौक, कुणाल, संप्रति, जालौक, दशरथ। दशरथ के बाद आते हैं बृहदरथ। ओके, इतने लोग ये हैं, ये क्रम है अशोक के बाद का, मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासकों का, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम अगर बात करें मौर्य प्रशासन की, मौर्य प्रशासन का जैसे क्रम भी पूछा जाता है ना, तो मौर्य प्रशासन इसमें केंद्र होगा, है ना, केंद्र है, फिर प्रांत है, प्रांत है, ठीक है, फिर मंडल आता था, मंडल आता था, मंडल के बाद विषय आता था, विषय जिसको आहार कहा जाता था, फिर इसके बाद आता था स्थानीय, स्थानीय आता था, स्थानीय के बाद आता था द्रोणमुख, द्रोणमुख आता था, द्रोणमुख के बाद खारवटिक, खारवटिक आता था, खारवटिक के बाद संग्रहण आता था, संग्रहण आता था, संग्रहण के बाद आता था ग्राम, ठीक है। केंद्र में सबसे सर्वप्रमुख, केंद्र में कौन होता था? केंद्र में सर्वोच्च अधिकारी कौन है? राजा, केंद्र में होता था राजा, मंत्री पद, महामात्य, महामात्य, ठीक है। प्रांत में कौन था? प्रांत में होता था गवर्नर, ठीक है। कुमार, कुमार या फिर आर्यपुत्र होते थे, ठीक है। गवर्नर, कुमार या आर्यपुत्र होते थे। मंडल में कौन होता था फिर? मंडल का जो सर्वोच्च अधिकारी है, मंडल के सर्वोच्च अधिकारी को बोलते थे प्रादेशिक, प्रदेष्टा, सॉरी, प्रदेष्टा, महामात्य, ठीक है, महामात्य मंडल का होता था। विषय में या आहार में कौन होता था, जिसको जिला भी बोला जाता था? तो जिला अधिकारी ये होते थे यहाँ पे, आजकल जैसे डीएम साहब हैं। तो विषय या आहार तो जिला है, तो जिले में कौन होता था भाई? जिले में आपके होते थे विषयपति, विषयपति होते थे। फिर आता है स्थानीय। स्थानीय कौन है? स्थानीय जो था ना, ये 800 गांव का समूह था, 800 ग्राम का समूह होता था स्थानीय। तो द्रोणमुख क्या है? द्रोणमुख 400 ग्राम का समूह था, ये 400 ग्राम का समूह था, ठीक है। और एक है खारवटिक। खारवटिक कितने गांव का समूह था? तो 200 गांव का समूह था। इसके बाद आता था संग्रहण।
संग्रहण ये होता था 10 गांव का समूह, 10 गांव का समूह होता था। और इसका जो अधिकारी है, इसका अधिकारी कौन है? इसका अधिकारी होता था गोप। ठीक है, इसका अधिकारी होता था गोप। ओके, लास्ट में बचता है ग्राम। ग्राम का जो प्रमुख है वो कौन है? ग्रामीण है ना, ग्रामीण ना होगा। ठीक है, अब यहां पर बात है केंद्रीय प्रशासन की। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में मौर्य प्रशासन जो था ना, मौर्य प्रशासन के बारे में याद रखना है, ये भारत की पहली केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली रही है। भारत की पहली केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली रही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, पहली केंद्रीय प्रशासन प्रणाली की नींव रखी थी भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य ने। और जो मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन था, उसका केंद्र बिंदु हुआ करता था राजा, है ना, हमने लिखवाया भी था अभी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि केंद्र बिंदु इसमें राजा था। याद रखना ये भी है कि ये जो राजा है ना, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का प्रमुख होता था आपका राजा। ठीक है ना। अच्छा, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कितने प्रकार की हुआ करती थी? मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थी। सर फौजदारी दीवानी वो क्या? एक था धर्मस्थीय, दूसरा क्या था अन्नु? एक था धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। कंटक शोधन, ठीक है, ये था दीवानी मामला, ये वाला आपका था फौजदारी न्यायालय, है ना। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो प्रमुख होता था वो होता था राजा। ठीक है ना। अच्छा, दीवानी मामला कौन सा था? ठीक है ना। तो फिर राजा की अपनी एक मंत्री परिषद भी थी। जो राजा है उसकी एक अपनी मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद, आज के समय में भी मंत्री परिषद है ना भाई। और याद रखना है, इस मंत्री परिषद में क्या किया जाता था? मंत्री परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता था वो अमात्यों में से ही किया जाता था। अमात्य होते थे ना, अमात्य होते थे अधिकारी। तो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे ये अमात्य लोग होते थे, लेकिन सभी अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते थे। बात समझ आ रही? सभी अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते थे, ये बात याद रखनी है। इनका जो चुनाव होता था मंत्री परिषद के लिए उपधा परीक्षण के माध्यम से, उपधा परीक्षण के माध्यम से इनका चुनाव मंत्री परिषद के लिए किया जाता था। किसका? अमात्यों का। ठीक है, ओके। जी सर। क्या लिखना सर रिपीट। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव, मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव अमात्यों में से उपधा परीक्षण के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, उपधा परीक्षण के माध्यम से किया जाता था। हो गया? ठीक भाई। मेगस्थनीज ने बताया है, मेगस्थनीज ने बताया है, मेगस्थनीज ने बताया है कि मौर्य साम्राज्य में जो राजाओं की सुरक्षा का मामला था वो अंगरक्षिकाएं संभालती थी। रक्षिकाएं, अंगरक्षिकाएं राजाओं की सुरक्षा के लिए, राजाओं की सुरक्षा के लिए अंगरक्षिकाएं होती थी। मंत्री परिषद के 2 घटक कौन कौन से थे? एक आपका होता था मंत्रिण, ठीक है, और दूसरा होता था मंत्री परिषद।
मंत्रिण और मंत्री परिषद। मंत्रिण में 4 या 5 सदस्य होते थे। मंत्रिण में 4 या 5 सदस्य होते थे। आज का कैबिनेट मान सकते हैं इसे हम, ठीक है। आज के समय का हम इसे कैबिनेट मान सकते हैं। इसमें कौन आते थे? मंत्रिण में कौन आते थे? युवराज, युवराज आते थे। युवराज के साथ साथ प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, सेनापति भी आते थे। पुरोहित, पुरोहित और सन्निधाता, ठीक है। पुरोहित और सन्निधाता, ठीक है, हो गया। ये तो आपके मंत्रिण में शामिल थे। मंत्री परिषद में क्या था? मंत्री परिषद का आकार बड़ा था, ठीक है। मंत्री सर परिषद पुरोहित के बाद क्या करते हैं? सन्निधाता, ठीक है। मंत्रिण से बड़ा आकार होता था मंत्री परिषद का। इसमें सभी मंत्री आते थे। इसमें वो सभी मंत्री आते थे जो अमात्य उपधा परीक्षण के माध्यम से चुने जाते थे। मतलब जो अमात्यों का उपधा परीक्षण की करके उनको नियुक्त किया जाता था, वो सब मंत्री परिषद में शामिल होते थे, ठीक है ना। मंत्री परिषद हो गया। अब एक देखें तो एक शब्द यूज किया जाता है तीर्थ। अर्थशास्त्र में ही इसके बारे में वर्णन किया गया है तीर्थ शब्द का। ये तीर्थ क्या है? उसके हम प्रकार है। अर्थशास्त्र में वर्णित है ये। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। क्या है ये अन्नु? तीर्थ मतलब होते हैं अधिकारी। अर्थशास्त्र में वैसे अधिकारी जो कर्मचारी थे, 18 प्रकार के तीर्थ का वर्णन है अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। इन्हें एक हिसाब से बोला जाए तो ये उच्च स्तर के कर्मचारी थे। उच्च स्तर के कर्मचारी थे। इनको अगर देखा जाए तो ये महामात्र भी कहे जाते थे, महामात्र भी कहे जाते थे, ठीक है ना। अब ये जो तीर्थ हैं, 18 प्रकार के तीर्थ हैं, तो इनके बारे में हमको ये भी पता होना चाहिए, इनके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, है ना। इनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम एक तरफ लिख लेते हैं तीर्थ अधिकारी और एक तरफ लिख लीजिए अधिकार क्षेत्र। ओके, अधिकार क्षेत्र। अब इसमें सबसे पहले नाम लिखिएगा प्रधानमंत्री, पुरोहित। प्रधानमंत्री और पुरोहित, प्रधानमंत्री और पुरोहित। ये कौन होते भाई? हैं? प्रधानमंत्री या पुरोहित का काम क्या हुआ करता था? फिर राजा को सलाह देना किसी भी मामले में। हाँ, ठीक है। पुरोहित प्रमुख अधिकारी होता था, है ना। ओके, पुरोहित लिख लीजिए, प्रमुख अधिकारी होता था, राजा को सलाह मशवरा देने का ही काम करता था, ठीक है। दूसरा है युवराज। एक चीज याद रखना ये जरूर, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है, ठीक है। युवराज कौन है? युवराज होता है राजा का उत्तराधिकारी, युवराज, ठीक है। फिर लिखिएगा सेनापति। सेनापति, सेनापति कौन है? युद्ध विभाग का मंत्री है ये, ठीक है। युद्ध विभाग का मंत्री है, ओके। सन्निधाता कौन है? सन्निधाता कौन है? सर कर संग्राहक। लिखिएगा राजकीय कोषाध्यक्ष। राजकीय कोषाध्यक्ष। अगला लिखिएगा समाहर्ता। समाहर्ता कौन है? वित्त मंत्री। राजस्व विभाग का प्रधान।
राजस्व विभाग का प्रधान। व्यावहारिक, व्यावहारिक कौन होता था? नगर का प्रमुख न्यायाधीश। क्या चीज? नगर का प्रमुख न्यायाधीश। लिखिएगा, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है। प्रदेष्टा कौन है? प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश है। ठीक है। अगला लिखिएगा, मंत्री परिषद अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष ये क्या है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। ठीक है। आगे लिखिएगा, दंडपाल। दंडपाल कौन था भाई? दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। फिर लिखिएगा दुर्गपाल। फिर लिखिएगा दुर्गपाल। दुर्गपाल क्या है? देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। ठीक है। ओके। तो देश के देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। भीतरी दुर्ग मतलब जो आंतरिक क्षेत्र में किले होते थे ना, उनका जो प्रबंधक होता था उसको बोलते थे। ठीक है, दुर्गपाल। अगला लिखिएगा, नागरक। नागरक नागरक कौन है? नगर का प्रमुख अधिकारी है। ठीक है। आटविक कौन है? आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी। वन विभाग का प्रधान अधिकारी। ठीक है। कर्मांतिक कौन है? कर्मांतिक। कर्मांतिक कौन भाई? उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। ठीक है। उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक है कर्मांतिक। एक है नायक। नायक कौन है? नायक है आपका सेना का संचालक। सेना का संचालक या नेतृत्वकर्ता। एक है दवारिक। दवारिक। दवारिक कौन है? राजमहल की देखरेख करने वाला। अगला लिखिएगा, आंतवार्षिक। आंतवार्षिक। आंतवार्षिक का मतलब क्या हुआ? सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। अंतवार्षिक क्या था भाई? सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक है अंतपाल। अंतपाल कौन था? अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। एक है आपका प्रशस्ता। प्रशस्ता। प्रशस्ता क्या है? प्रशस्ता क्या है? राजकीय कागजों की देखरेख करने वाला। राजकीय कागजों की देखरेख करने वाला और राजकीय कागजों की देखरेख करने वाला। देखरेख करने वाला और
राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। हाँ, ठीक है। सर राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी, ठीक है। ओके। अब इसमें कई सारे अध्यक्ष भी रहे इनके शासन प्रशासन में, है ना। टोटल 27 है सर। हाँ, कई सारे अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्षों की सूची की बात करें हम तो अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अध्यक्षों की बात की गई है। अध्यक्षों की बात की गई है, ठीक है। इसमें जैसे आप सुना अध्यक्ष, है ना, सीता अध्यक्ष, अकारा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, ऐसे करके सुना होगा। इनके काम क्या थे वो भी देख लेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा था वो भी देख लेंगे, ठीक भाई। तो एक काम करते हैं, एक तरफ हम सब लिख लेते हैं अध्यक्ष और एक तरफ लिख लेते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। विभाग, ठीक है, ठीक है। जी सर। सबसे पहले लिखिएगा पण्या अध्यक्ष। ये कौन होता था? ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। दूसरा लिखिएगा सुराध्यक्ष। ये सुराध्यक्ष कौन है? आबकारी डिपार्टमेंट, आबकारी विभाग का अध्यक्ष है, ठीक है। अगला लिखिए सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष कौन है? बूचड़ खाने का प्रमुख, है ना, या बूचड़ खाने का अध्यक्ष है। फिर एक आता है गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष कौन है? गणिकाओं का प्रमुख, ठीक है, गणिकाओं का अध्यक्ष। ये कई बार आपको गणिका की जगह वैश्या भी मिलेगा, वैश्याओं का अध्यक्ष, ठीक है, ये भी याद रखना, ओके। अगला लिखिएगा सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कौन था? खेत जोतने वाला। राजकीय भूमि या राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा अकारा अध्यक्ष। सर ये सब का मतलब बताते जाइएगा। अकारा अध्यक्ष ये क्या है? अकारा अध्यक्ष कौन होता था? खान विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। अकारा अध्यक्ष हो गया, खान विभाग का अध्यक्ष। एक है कोष्ठागाराध्यक्ष। ये कौन है भाई? जाहिर सी बात है कोष्ठगार का अध्यक्ष होगा, ठीक है। फिर एक है कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष ये कौन है? वनों का अध्यक्ष है, कुप्याध्यक्ष वनों का अध्यक्ष। फिर है आयुधा गाराध्यक्ष। ये कौन है भाई? ये है आयुधगार का अध्यक्ष, ठीक है, आयुधगार का अध्यक्ष है ये, ओके। फिर एक है शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष कौन है? व्यापार कर वसूलने वाला,
व्यापार कर वसूलने वाला अध्यक्ष, है ना, वो सॉरी वालों का अध्यक्ष है भाई, ठीक है। अब लोहा अध्यक्ष भी है। लोहा अध्यक्ष कौन है? लोहा अध्यक्ष लिख लीजिएगा, धातु विभाग का अध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। अब एक है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कौन है? छापाखाना, छापाखाना का अध्यक्ष है, ठीक है। मुद्रा जारी करने वाला, मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी है, ठीक है ना, ओके, हो गया। जी सर। फिर एक और लिख लीजिए, गो अध्यक्ष। गो अध्यक्ष ये कौन है? पशुधन विभाग का अध्यक्ष है, पशुधन विभाग का अध्यक्ष है। इसमें पण्याध्यक्ष है, पण्य का अध्यक्ष है। पण्य मतलब होता है व्यापार, ठीक है। वाणिज्य व्यापार, जो वाणिज्य डिपार्टमेंट था उसका अध्यक्ष कौन होगा? पण्य। पण्य मतलब व्यापार होता है, ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य होता है, ठीक भाई। सुरा मतलब क्या होता है? सुरा भी हमने बताया था आपको। तो सुरा अध्यक्ष जो है वो कौन है? आबकारी विभाग। सुरा मतलब शराब, मदिरा, ये सब होता है, ठीक है, ठीक है। तीसरा है सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष मतलब बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है। बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस होता है, सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रमुख है। गणिका हमने बताया, गणिका अध्यक्ष जो है गणिकाओं का अध्यक्ष है या फिर वैश्याओं का अध्यक्ष है, ठीक है ना। फिर सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कौन है? राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष है वो, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष है। और सीता का मतलब होता है राजकीय कृषि भूमि। सीता का मतलब होता है, सीता का मतलब है राजकीय कृषि भूमि, और सीता अध्यक्ष का मतलब है राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष कौन है? अकाराध्यक्ष खान विभाग, है ना। तो जो अकाराध्यक्ष है खान विभाग का अध्यक्ष है। फिर कोष्ठागार अध्यक्ष। कोष्ठागार अध्यक्ष क्या है? खजाना वाला। हाँ, बोलेंगे उसको, ये कोष्ठागार है। कोष्ठागार लॉकर रूम नहीं होता भाई, कोष्ठागार का मतलब होता है स्टोर रूम। तो कोष्ठागार मतलब वो गोदाम है, एक ऐसी गोदाम है जहां पे ये ध्यान रखना है कितना भैया राशन खर्चा हो रहा है, कितना आ रहा है। अभी अकाल के लिए भी अलग से संभाल के रखना है, राजकीय खर्च के लिए ये रखना है, सैनिकों के लिए ये रखना है। इस सब के देख रेख करने वाला व्यक्ति कौन है? कोष्ठागार का अध्यक्ष। एक है फिर, कहाँ गया? कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष कौन है? वनों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। कुप्याध्यक्ष कौन है आपका? वनों का अध्यक्ष है, ठीक है। आयुधागार अध्यक्ष। आयुधागार का मतलब क्या हुआ? जहां पर लड़ाई वाला सामान रखा होगा, युद्धास्त्र जहां रखे होंगे ढेर सारे, उसका अध्यक्ष होगा। उसमें कितने अभी तलवार और बनवानी पड़ेगी, कितनी बंदूक और बनवानी पड़ेगी, कौन कौन सी खराब हो चुकी उनको हटाना है, किसको फिर से लाना है ना, किसको कौन सा देना है ना। युद्ध छिड़ने वाला है तो हथियार कौन कैसे कैसे तैयार करने हैं, वो सारा कामकाज कौन देख रहा था? आयुधागाराध्यक्ष, ओके। आयुध सामग्री नहीं पढ़ते हैं जी सर। 2 टन आयुध सामग्री ले जाने में सक्षम, है ना, ऐसे पढ़ते नहीं हम लोग। जी सर पढ़ते। हाँ, तो आयुध सामग्री वाला मामला है वहां पे, युद्ध सामग्री वाला मामला है, ठीक है। फिर आता है शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष है, शुल्क का अध्यक्ष भाई। शुल्काध्यक्ष कौन सा, कैसा शुल्क होगा? वो व्यापार कर होगा, व्यापार शुल्क होगा, उसको वसूलने वाले जो लोग रहेंगे उनका प्रमुख होगा वो। फिर एक आएगा लोहा अध्यक्ष। लोहा यहाँ पे नाम है लोहा क्योंकि एक धातु है, तो लोहा क्योंकि एक धातु है तो हमें ये पता होना चाहिए सिर्फ ये लोहा डिपार्टमेंट का ही हेड नहीं होगा, क्योंकि पहले से खान विभाग का एक अध्यक्ष बनाया जा चुका है। तो ये जो लोहा अध्यक्ष होगा वो सभी धातु का, जो धातु विभाग है उन सब का प्रमुख होगा,
लोहा एक धातु है, तो धातु विभाग का अध्यक्ष कौन हुआ? लोहा अध्यक्ष हो गया। ठीक है। अब आता है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष क्या है? ये छापे खाने का प्रमुख है, रुपया पैसा का मामला है यहाँ पे। ठीक है। मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी होता है ये। ठीक है, समझ में आया? अध्यक्ष भी हो गया। गो अध्यक्ष मतलब, गो मतलब गोधन, नाम सुना होगा, गोधन नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो गोधन, यहां पर गो अध्यक्ष अगर है, भाई गाय का अध्यक्ष तो नहीं, लेकिन पशुधन विभाग का अध्यक्ष जरूर होगा, क्योंकि गाय एक पशु भी है ना। बात समझे? तो पशुधन विभाग का अध्यक्ष कौन हुआ? गो अध्यक्ष हुआ। अध्यक्ष हो गया आपका, गो अध्यक्ष हो गया। अब एक अध्यक्ष है विविता। विविता अध्यक्ष है, ठीक है, विविता अध्यक्ष ये कौन भाई? चारागाहों का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष ये कौन है? चारा गाहों का अध्यक्ष। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष कौन भाई? मुद्रा अध्यक्ष आप पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। तो ये पासपोर्ट का अध्यक्ष कौन है? मुद्रा अध्यक्ष जो होता था, ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता था। अब लिखिएगा नवा अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष कौन है? नवा अध्यक्ष है जहाज रानी डिपार्टमेंट का। ठीक है ना? जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, जहाज रानी, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष है नवा अध्यक्ष, है ना। आजकल नौसेना हम सुनते हैं, नवसेना, नेवी का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, अच्छा समुद्र के मामला की बात चल रहा है ना, कोई पानी के क्षेत्र में रहने वाली सेना का मामला है ये। तो ये जहाज रानी कौन है? जो पानी वाली जहाज है, क्योंकि जो ऊपर उड़ने वाली जहाज है उसको कुछ और बोला जाता है, उसको उड्डयन मंत्रालय बोलते हैं, है ना। तो नवा अध्यक्ष हो गया जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। अगला है पत्तना अध्यक्ष। पत्तना अध्यक्ष क्या है? बंदरगाहों का अध्यक्ष है, बंदरगाहों का अध्यक्ष है ये। ठीक है। फिर आएगा संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष कौन है? व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष है, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष है। ठीक है। फिर है एक है देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष क्या है? धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। ठीक है। बात समझ आई यहां तक? अगला लिखिएगा पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष क्या है? माप तौल, माप तौल का अध्यक्ष है। ठीक है। माप तौल का अध्यक्ष मतलब बाट सिस्टम था ना, बाट बाट चलता था, माप और बाट। ठीक है। तो पौतवा अध्यक्ष भाई माप तौल का अध्यक्ष। अगला लिख लीजिएगा मानाध्यक्ष। मानाध्यक्ष मतलब क्या है? दूरी और समय, दूरी और समय से संबंधित, दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष, दूरी नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष हो गया। अश्वाध्यक्ष क्या है? घोड़ों का अध्यक्ष है। ओके। हस्त्याध्यक्ष क्या है? हस्त्याध्यक्ष क्या है भाई? हाथियों का अध्यक्ष, हाथियों का अध्यक्ष।
हस्ताध्यक्ष हाथियों का, हस्त मतलब हाथी होता है, ठीक है, हाथियों का अध्यक्ष हो गया। अब है एक सुवर्ण अध्यक्ष, सुवर्ण अध्यक्ष, ये कौन है? सोने का अध्यक्ष। कुछ होता है। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष। चलो, एक है सुवर्ण अध्यक्ष हो गया। अब एक लिखिएगा अक्ष पटाला अध्यक्ष, अक्ष पटाला अध्यक्ष, ये कौन भाई? महालेखाकार, ठीक है, महालेखा। अच्छा, हमने आपको पहले बता रखा है कि जो प्रांतीय प्रशासन था पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था भाई? 5 प्रांतों में, है ना। वो 5 प्रांतों के बारे में पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, उनका मिलान करने के लिए आता है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, है ना, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, रठ, प्राच्य, सॉरी प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, और एक है कलिंगा। ये 5 प्रांत हुआ करते थे। इनकी राजधानियों का मिलान भी पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा पूछा जाता है किसकी राजधानियों का मिलान सही है या फिर नहीं है। कभी असत्य नहीं है पूछा जाता है, कभी गलत नहीं। वाला बता दीजिए तो क्या लिखा हुआ है? प्राच्य, ठीक है ना। तो इन सब की अपनी राजधानी है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तक्षशिला इसकी है ना। उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला, ठीक है, लिख लीजिए। दक्षिणापथ की है सुवर्णगिरी। अवंती रठ की क्या है? उज्जैनी। अवंती रठ को अवंती राष्ट्र भी बोला जाता है, कभी कभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अवंती रठ या अवंती राष्ट्र कुछ भी हो सकता है। राजधानी उज्जैनी है। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश जो हमारा है, प्राच्य भी इसको बोलते हैं, प्राची भी बोलते हैं, पूर्वी प्रदेश भी कहते हैं। प्राच्य, प्राची, पूर्वी प्रदेश। आउट हो गया है मेरा, इसलिए आया। देखो, उत्तरापथ की राजधानी, कैसे हुआ ये दोनों? उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, ठीक है। अवंती रठ उज्जैनी हो गया, अवंती रठ। चौथा है प्राची, प्राच्य, पूर्वी प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। अपना फिर आएगा कलिंग, कलिंग की राजधानी है तोसली, ठीक है, तोसली। क्लियर है? जी सर। चलिए, तो हमें ये याद रखना है जो मौर्य साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था। और प्रांतों को क्या बोला जाता था? प्रांतों को बोलते थे, प्रांतों को बोला जाता था चक्र। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ठीक है। और याद रखना, जो प्रांतों का वायसराय होता था ना, वायसराय होता था, वो कौन होता था? कोई कुमार होता था, आर्यपुत्र होता था, ठीक है, आर्यपुत्र। मतलब राजघराने से ही संबंधित व्यक्ति होता था, है ना। राजघराने से संबंधित व्यक्ति राजा का पुत्र होता था, कुमार होता था। कोई कुमार भी बोला जाता है, राजकुमार बोल सकते हैं, आर्यपुत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चक्र का मतलब क्या हुआ? ठीक है। प्रांत राज्य सर किसको बोलते हैं? हैं? राज्य, प्रांत को? नहीं, प्रांतों को ही चक्र कहा जाता था। प्रांत, हाँ, राज्य बोल सकते हैं आप, ठीक है। प्रांतों को ही चक्र कहा जाता था। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अशोक, अशोक जो है ना, अशोक कहाँ कहाँ का वायसराय रह चुका था? तोसली, जैसे तो उसमें उज्जैनी। तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी का, उज्जैनी का, ठीक है।
तक्षशिला में उस समय बैठाया गया था जब सुसीम वहां के विद्रोह को दबाने में असफल है, तब इसके पिता ने मतलब बिंदुसार ने इसको भेजा था अपने भाई की मदद करने के लिए, तब ये पहुंचा तक्षशिला में, है ना। और हमने तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। इसी समय में एक चीज और हम चाहे तो लिख सकते हैं, कंबोज, कंबोज, भोज, पैतनिक, पैतनिक, आटविक, ये सब क्या थे? ये सब राज्य थे, ये सब जोन हुआ करते थे, जो प्रांत थे, ये तो राज्य हैं। कंबोज, भोज, पैतनिक, आटविक, ये सब राज्य थे, ठीक है। इसके अलावा एक है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्या था? सौराष्ट्र एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था, ठीक है ना। ओके, सौराष्ट्र एक क्या था? अर्ध स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। अशोक के समय की ही बात है। अशोक ने कलिंग को 2 भागों में बांटा। कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए, ठीक है। आंध्र प्रदेश का सिर्फ पहले 3 राजधानी। ठीक है, छोड़िए। अच्छा, तो कलिंग की 2 राजधानी, 2 कलिंग के 2 प्रशासनिक केंद्र इसने बनाए अशोक ने। कलिंग का एक प्रशासनिक केंद्र का क्या नाम था? एक तो है तोसली। तोसली, तोसली क्या है? उत्तरी कलिंग का, उत्तरी कलिंग की राजधानी है, ठीक है। और दूसरी है समापा। समापा ये दक्षिणी कलिंग की है, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद आता था प्रांत जो होते थे वो मंडलों में। देखो, पहले तो था केंद्र, केंद्र, फिर ये बटा प्रांत में, प्रांत फिर बटा मंडल में, मंडल फिर बटा जिला में, है ना। और जिला बटा किसमें? आहार या विषय, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। केंद्र, प्रांत, मंडल, जिला, आहार, विषय। आहार को ही विषय कहा जाता है। हाँ, अब इसमें बात हो रही है मंडल की। मंडल प्रांतों का विभाजन था। यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था? मंडल का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? प्रादेशिक, अमात्य, प्रादेशिक, प्रदेश, महामात्य, ठीक है। और ये जो अधिकारी हैं ये समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी थे, समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी थे। मंडल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है। जिला की बात करते हैं। जिले में कौन भाई? जिले को आहार या विषय में हम बांटे थे, है ना। जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको क्या बोलते थे? जिलाधिकारी। विषयपति। विषयपति या जिलाधिकारी से। विषयपति, ठीक है। विषयपति या फिर आहारपति बोल देंगे, आहारपति हम बोल देंगे, ठीक है। ओके, सर जिला, आहार और विषय सब तीनों एक ही हैं क्या? हाँ, नहीं, जिलों को आहार या विषय में बांटा गया था, ठीक है, लेकिन जिले का जो अधिकारी है उसको विषयपति या आहारपति कहा जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, प्रशासनिक में एक मध्य स्तर भी होता था। मध्य स्तर कहाँ था? जिला और गांव के बीच में। मध्य स्तर जो है वो जिला और ग्राम के बीच का है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। यहाँ पर 2 अधिकारी काम करते, मध्य स्तर पर 2 अधिकारी काम करते थे। कौन कौन? एक होता था स्थानिक और दूसरा होता था गोप। एक स्थानिक है और दूसरा गोप है। स्थानिक जो होता था वो क्या काम करता था? कर वसूलता था।
स्थानिक कर वसूलता था, और गोप क्या काम करता था? आज के लेखपाल का काम कर रहा था, ये आधुनिक लेखपाल की तरह। बात समझ आई? जी सर, जनगणना भी करता था। हाँ, ठीक है। हमने आपको पिछली वाली ही क्लास में बताए थे किसको 800 गांव का समूह कहा जाता था, 400 गांव के समूह को क्या कहा जाता था। प्रशासन की बात करें, ग्राम प्रशासन की अगर बात करें, तो जो ग्राम प्रशासन है ये मौर्य प्रशासन की सबसे निचली इकाई है, सबसे निचली इकाई है, ये हमको पता होना चाहिए पहले तो। सबसे निचली इकाई है। इसका जो प्रशासक है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामणी बोलते हैं। ग्रामणी कौन है? अवैतनिक अधिकारी है, अवैतनिक अधिकारी है। तो ये ग्रामणी होता था, और ग्रामणी क्या है? एक अवैतनिक अधिकारी है, ठीक है। एक चीज चाहे तो और लिख सकते हैं, जो गांव का शासन होता था ना मौर्य काल में, गांव का शासन लिख लीजिएगा, स्वायत्त शासी, स्वायत्त शासी, स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात, संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। हो गया? जी सर। ओके। सर की